नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है मैं तुम लोगों में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया आनंद में हो तुम लोग? हाँ? क्या ऑडियो ऑडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सब आनंद में हो? चलो, हमारा इंतजार खत्म हुआ। पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन बोल रहा था कि आप सुबह नहीं उठ सकते? पहले तो वो सारे सामने प्रस्तुत हो कि कौन कौन बोल रहा था कि आप सुबह नहीं उठ सकते। मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ, है ना। फिर एकदम सही तरीके से जो है मैंने पूरा नाश्ता वास्ता किया है। और फिर मैंने जो है वो पूरा जो है तुम्हारे लिए टॉपिक तैयार किया और अब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन कल जो है वो किसी ने बोला था यूट्यूब पर कि जो है सर आप सुबह की तो रहने ही दो, आप नहीं उठ पाओगे बिना मतलब जो है वो। हाँ, हमें उठा दोगे और आप नहीं उठ पाओगे। कौन था वो? एक तो मोहित था, एक शायद गीता जी थे या गायत्री जी थे। ओके, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया। मोहित ने कहा था। ठीक है। तो अब देखो, उठना तो बनता है क्योंकि जब तुम मेरे संकट के समय मेरे साथ थे, तो तुम्हारे पे संकट है तो मुझे तो साथ आना पड़ेगा। साथ आना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग। इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं आज से। और आपको संयम बरतना पड़ेगा। और आप कुछ नए ढंग से इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। मेरा वादा है कि 20 से 1 दिन में आप इंडियन पॉलिटी में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यह इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है। और हम प्योर डिटेल से इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। और इस सब्जेक्ट का मैंने पहले तुम लोगों से वादा किया था, इस सब्जेक्ट का मैंने पहले तुम लोगों से वादा किया था। बहुत सारे लोगों ने, कुछ बैच ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ ली है। आवाज़ एकदम तेज है, लेकिन अब क्लासेस ज़्यादा लेनी है तो आवाज़ को थोड़ा सौम्य रखना पड़ेगा, धीर रखना पड़ेगा, है ना। तो अब इंडियन पॉलिटी का जिन जिन को इंतजार था, वो इंडियन पॉलिटी में स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 दिन का टारगेट रखना, मतलब 15 अगस्त तक हम इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लें तो मज़ा आ जाए। और उसके बाद जो है वो आगे और चीज़ें करते रहेंगे। शाम वाली क्लास में तुम्हारी कंटिन्यूटी बन चुकी है। आज जनसंख्या का टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा। नए बैच वाले विद्यार्थियों को मेरा यही कहना है कि सुबह की शुरुआत आप इंडियन पॉलिटी के साथ करें। अब ये कमोद जी दो चार और है तो राजस्थान पॉलिटी बाद में पढ़ा दूँ। मैं कोई देवता तो हूँ कौन सा कोई एक दिन में 8 क्लास ले लेशू। अब जब एक चालू करिए 28 कौन राखी जाइए। पुरानी करायडी है, नोएडा दोबारा करवा देशे। तो सुबह सुबह का समय मैं निकाल रहा हूँ। नोट्स किसी को नहीं बनाने हैं, अगर बनाने हैं तो तुम्हारी इच्छा है, मैं आपको एक टॉपिक एडवांस नोट्स देते रहूँगा। हाँ, बुक्स तो जो है वो आएंगी ऑलमोस्ट नवरात्रा के आसपास है, अभी डिले है बुक्स में, लेकिन मैं दे दूंगा। सुबह एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे सुबह किसी भी प्रकार का जो है वो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कृपया करके सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लास रहे। सुबह जो है, हाँ तब समझ में नहीं आई थी तो दोबारा पढ़ा रहे हैं। ये बूस्टर एकेडमी है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ाने को भी तैयार है। तो अब जो है वो 1 महीने मुझे सुबह 1.5 घंटे झेलो। अपनी पॉलिटी को कवर करो। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कोई बात नहीं आनी चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है। कि सुबह सुबह मैं कोई माथापड़ी कौन करूँ ना, बिना मतलब कोई आदमी ब्लॉक हो जालो फिर चाहे खटाई आ जाए तो जाए बोले मेरो ब्लॉक करेडो खटाऊ अन ब्लॉक को नहीं बोलो। ठीक है। मैं सुबह सुबह जो है वो अब स्वास्थ्य में सुधार है, मैं अपने स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। पॉलिटी आप लोग जब पढ़ें तो पॉलिटी को जो है वो डिवाइड करें 3 भागों में से। और पॉलिटी को जब आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस का भी पता चलेगा, इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी आपको इंडियन पॉलिटी की। इसमें 3 भाग जो हैं आपके इंडियन पॉलिटी के, वो कौन से हैं? जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको पॉलिटी के सिलेबस में 3 भाग मिलेंगे। और 3 भाग में से पहला भाग जो है वो पॉलिटी का कौन सा आता है दोस्तों आपका यहाँ, कि जिसके अंदर आप लोग जो है वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका आप क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फिर आप संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। आप संविधान निर्माण की जो है वो पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान निर्माण की आप पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। और उसके बाद में आप लोग जो है वो संविधान सभा पढ़ते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हैं? संविधान सभा पढ़ते हैं। और संविधान सभा पढ़ने के बाद में आप संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं। आप संविधान की विशेषता पढ़ते हैं और विशेषता में ही आप लोग जो है
वो चाहे अनुसूची हो चाहे भाग हो, ये सारी चीजें आप लोग कवर करते जाते हैं। पहले 5 से 7 दिन जो है वो आपके इसी चीज में लगने हैं। उसके बाद आप जब सेकेंड पार्ट में आते हैं तो आप लोगों को जो है वो संविधान में पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, टीपीएसपी क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, फिर राष्ट्रपति क्या होता है, और राष्ट्रपति के बाद में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है कि संसद क्या होती है, क्या होती है, संसद क्या होती है। ये पोर्शन आर्टिकल 1 से लेकर और आपका आर्टिकल 123 तक रहता है। आर्टिकल सारे मैं याद करवा दूंगा, आर्टिकल सारे मैं याद करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर पॉलिटिका थर्ड पोर्शन जो है वो दोस्तों आप लोगों का जो है वो कौन सा है, याद रखें कि इसके अंदर आप लोगों को न्यायपालिका पढ़नी है। क्या पढ़नी है, न्यायपालिका पढ़नी है। इसके अंदर आप लोगों को जो है वो सारे आयोग पढ़ने हैं। आयोग के साथ साथ आप लोगों को विधिक अधिकार पढ़ने हैं। विधिक अधिकार के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक और भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टॉपिकों में अगर हम बात करें तो आपके जो है वो भारत का जो है वो आपका पुनर्गठन, आप अगर उसको समझे तो वो पढ़ें, या संवैधानिक प्रावधान में आप जो है वो आपातकालीन प्रावधान पढ़ें, तो आपातकालीन प्रावधान आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके साथ साथ संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो संविधान संशोधन हम लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, और भी छोटे छोटे टॉपिक कई जुड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल गठबंधन सरकारें, गठबंधन सरकार का टॉपिक भी जो है वो आपको सिलेबस में मिलेगा, तो ये भी होता है। अब आपको इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है, हाँ आपको जो है वो क्या पढ़नी है, इतनी चीजें पढ़नी है। और अब मैं आप लोगों से ये बात करूं कि तुम लोग पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हो वो मुझे बताओ। जब हम पॉलिटी स्टार्ट पढ़ कर रहे हैं तो तुम लोग अपने मन से बताओ कि जो है वो तुम लोग पॉलिटी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस कौन से पोर्शन पे रखते हो। तो अगर आप मार्केट में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से पूछोगे तो वो अधिकतम अपना फोकस पॉलिटी के अंदर इसी पे रखते हैं। अधिकतम फोकस स्टूडेंट जो है वो इसी पे रखते हैं और सारे दिन इसी में लगे रहते हैं, ए और बी पे नहीं रखते हैं। ए को तो तुम महत्वपूर्ण मानते ही नहीं हो, ए को तो तुम जो है वो महत्वपूर्ण मानते ही नहीं हो। एक को तो तुम ये मानते हो कि बस देख लिया रे आर्टिकल जो है वो जल्दी से 12-13 पे चलो, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति और संसद। और आप ये चीज मान के चलना कि जो भी स्टूडेंट इन पे फोकस करते हैं उन्हें मान के चलना है कि यहां से अंक जो आते हैं वो औसत अंक आते हैं। यहां से आने वाले सभी प्रश्न जो है वो लगभग विद्यार्थियों के सही हो जाते हैं, लगभग। दिव्या जी मैंने आपसे पूछा कुछ, है ना, शुरू में 5-4 दिन कई लोगों को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डांट खानी पड़ेगी ताकि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि पहले कौन सा करवा दूं। हाँ, तुम किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हो कि तुम जो है वो ऑर्डर दोगे कि ये जो है वो पहले करवा दो और वो करवा दो, और हमें तो स्टार्टर नहीं, पहले सीधा ही गुलाब जामुन ला दो, या सीधे ही जो है वो दही लेकर आओ, छाछ लेकर आओ। काम अपने हिसाब से होगा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक गरिमा होती है और उसी के तहत हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ममता जी, इसके विषय में हम कभी और बात कर लेंगे। जब आज इतना शुभ दिन है तो आप पुराना राग अलाप ना करें और आप जो है वो इस नए सब्जेक्ट पे ध्यान दें और मेरे को 30 दिन दें, पहले इसको कवर कर लो, अगली बार आपकी वो चीज़ भी हो जाएगी। क्योंकि अभी इको सर्वे आ गया है तो सारी चीज़ें जो अपडेट होगी आपको मिल जाएंगी। इको सर्वे अपन नया स्टार्ट करेंगे। हाँ भावेश, ये मेरा कंसर्न है, मैं ये बता दूंगा, दोबारा ये मैसेज जो है वो आपको नहीं करना है ना। तो पहले दिन में डोज दे दूं न थे सही रहो, नहीं बिना मतलब अगर पढ़नो है जने लाइव रहो, नहीं रिकॉर्डेड क्लास ले लो। क्योंकि मैं एक के कमेंट पर ध्यान दूँ ताकि थाना ऑफलाइन वाली फीलिंग आवे, और थाना अगर ऑफलाइन वाली फीलिंग लेनी है तो थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़सी। कृष्णा जी आप वो टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको सही जवाब दे देंगे। आगे बात समझ में। तो ये औसत अंक प्रदान करते हैं, इनके ऊपर हम कम ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी 3 से 4 प्रश्न यहां से आते हैं हर बार। आप लोगों को 1 प्रश्न ये चार्टर एक्ट वैक्ट जो थे ना वहां से मिल जाएगा। 1 प्रश्न आपको हर बार जो है वो दोस्तों कहां से मिल जाएगा, 1 प्रश्न आपको हर बार जो है वो संविधान सभा से मिल जाएगा, 1 प्रश्न संविधान की विशेषता से मिल जाएगा, 1 प्रश्न भाग एवं अनुसूची से मिल जाएगा ना।
वॉइस एकदम फुल है, जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है, तो आप थोड़ा इधर ध्यान दे लीजिए पूजा जी, ठीक है। अब मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूं तो रुक जाओ, मैं बार बार नहीं कहूंगा, नवाब नहीं हो तुम, पहले से स्ट्रिक्टली बता देता हूं। इसके बावजूद अगर किसी के हौसले ज्यादा है तो सुबह सुबह बिना मतलब सुन लोगे। हाँ, और ये इसलिए क्योंकि कोई सुबह सुबह अपना टाइम निकाल के पढ़ रहा है, और मैंने 1000 बार पहले दिन भी कहा था, और क्या कहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, वॉइस एकदम क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बंद कर दूंगा अगर तुम्हारे यही तरीके रहे तो। और इसी वजह से मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरएस के कोर्स को ना 50 का कर दो, ताकि गंभीर स्टूडेंट ही आ सके। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि इसे अफोर्डेबल बनाए रखो, तो गंभीरता रखो, जब दाम लगे हैं ना, थोड़े कम लगे हैं तो फिर भी इसकी गंभीरता रखो कि पढ़ लो थोड़ा ढंग से, क्योंकि कोई एक्स सर्विसमैन ड्यूटी से टाइम निकाल रहा है, कोई हाउसवाइफ जो है ना सुबह अपने जो है वो चूल्हे चौके से टाइम निकाल रही है, ठीक है, और कोई सरकारी कर्मचारी जो है स्कूल जाने से पहले टाइम निकाल रहा है, और कोई गांव का विद्यार्थी ढाणे में बैठा बैठा सुबह उठ के पढ़ना चाह रहा है। तो तुम्हारे को अगर किसी तुम में से अगर कोई नवाब हो ना, तो चुपचाप जाके ना रिकॉर्डेड क्लास देख लो। एग्जैक्ट बोल दिया, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में बिना मतलब की बात कही तो ब्लॉक हो जाएगा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। और ये 5-4 टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ने, उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे, यहां से भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ये मान के चले कि जब आप प्री देंगे आरएस का और पीएसआई का एग्जाम देंगे, डिप्टी जेलर का आप एग्जाम देंगे, तो एक प्रश्न यहां से मोटा मोटी, एक प्रश्न जो है वो न्यायपालिका से, 2 आयोग से, एक आपातकाल का, और एक दोस्तों आपके संविधान संशोधन का, मतलब 8 प्रश्न आपके पास ये हैं, 4 प्रश्न ये हैं। तो अब सबसे पहले पॉलिटी में ये दिमाग लगाना है कि हम लोगों को जो है वो हर चीज को महत्वपूर्ण मानना है, कि केवल इस पे नहीं, इसके साथ साथ भी जो है वो दोस्तों जो है वो हम लोगों को इस पर भी ध्यान देना है। अब अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करें तो बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि संविधान क्यों लेके आए, काम तो पहले ही चल रहा था राजतंत्र में, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो तुम चलते चलते प्रस्तावना में बात सुनते हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म जो है आपका संविधानवाद, इनमें अंतर क्या है, इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जब हम प्रारंभिक टाइम से जाने तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में कहा कि एक राज्य, एक स्टेट, एक राज्य, राज्य मतलब राजस्थान रही, यानी राज्य शब्द का उल्लेख जब भी आएगा तो राज्य शब्द का हमेशा अर्थ निकालना एक सरकार, एक राष्ट्र से संबंधित। और वो कब बनता है, एक राज्य तब बनता है जब उसके पास निश्चित भूभाग हो, जब उसके पास क्या हो, निश्चित भूभाग हो, उस पर रहने वाली एक जो है वो जनसंख्या हो, और वहां राज करने वाली एक सरकार हो, और वो सरकार सोविनियर हो, संप्रभु हो, उस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं हो, तब जाके हम बोलते हैं कि एक स्टेट है, ये आपका जो है वो स्टेट है। मैं स्टेट शब्द का उल्लेख यहां पूरे राष्ट्र से कर रहा हूं। तो याद रखना है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स में ये कहा कि अगर कोई स्टेट है या कोई राज्य बनना चाहता है तो उसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे भारत के पास एक निश्चित भूभाग है, उस पर रहने वाले 121 करोड़ की आवाम है, वहां पे काम करने वाली अभी हमारी जो है मोदी जी की सरकार है, और वो सरकार संप्रभु है। हम ना किसी वर्ल्ड बैंक, ना किसी यूएनओ, ना कोई पाकिस्तान, ना कोई अमेरिका, हमारी विदेश नीति, हमारी आंतरिक नीति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे हम स्टेट कहते हैं। जब राजनीति विज्ञान के बारे में आगे बात चलती है कि भी सरकार तो आपने बता दिया, लेकिन सरकार के जो है वो अंग क्या होते हैं, सरकार तो आपने बता दिया, लेकिन सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार में काम किस किस प्रकार से होते हैं। कभी कभी चलते चलते ही तुम लोग ये शब्द सुन लेते हो कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये शब्द सुन लेते हो। विधायिका क्या है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो आपके जो है वो अगर हम बात करें आगे, तो मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक
पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इनकी किताब क्या थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने जो है वो इसके अंदर जो है वो सरकार के 3 अंग बताए या 3 काम बताए, सरकार के 3 अंग और 3 काम बताए, और इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि शक्तियों को हम लोग जो है वो क्या करें दोस्तों, बांट दें, हम शक्तियों को 3 भागों में बांट दें। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 कार्य या 3 अंग बताए और ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एक अंग विधायिका होता है, एक अंग कौन होता है, विधायिका होता है जिसे आप लेजिस्लेटिव बोलते हो, एक अंग एग्जीक्यूटिव होता है जिसे आप कार्यपालिका बोलते हो, और एक न्यायपालिका होता है, एक क्या होता है, न्यायपालिका होता है। अब एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अब पॉलिटी पढ़ो ना तो रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज का, चाहे बेसिक टर्म सोच है कोई भी चीज हो, रट्टा नहीं लगाना। अपने आसपास की चीजों में देखो आप लोग कि विधायिका कौन सी संस्था है, विधायिका वो संस्था है जहां जनप्रतिनिधि आप चुन के भेजते हो, आप जनप्रतिनिधि आप लोग जो है वो चुन के भेजते हो। तो आप जनप्रतिनिधि चुन के कहां भेजते हो बताना मेरे को एक बार, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो कहां जाते हैं, तो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या तो संसद में जाते हैं या तो कहां जाते हैं, संसद में जाते हैं। तो ये तो संघ सरकार की विधायिका हो गई, ये तो संघ की विधायिका हो गई। या वो लोग जो है वो राज्य में कहां जाते हैं, विधानमंडल में जाते हैं ना, राज्य में कहां जाते हैं, विधानमंडल में जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल में जाते हैं। तो इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इन्हें आप क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, एमएलए। तो ये आपके लोग जो जाते हैं वहां पे और जाके क्या करते हैं, विधानसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, विधान परिषद, यहां भेजते हो ना जनप्रतिनिधियों को। तो विधायिका वो अंग है जो जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ अंग है। लेकिन ये करते क्या वहां जाके, तुम कभी कभी नहीं सुनते कि आज सरकार जो है वो कृषि पे 3 कानून लेकर आई, आज सरकार जो है वो सीए पे जो है वो एक्ट लेकर आई, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो है वो विधायक जो आपके वकील हैं, जो आपके अधिवक्ता है, उनके संरक्षण के लिए एक्ट लाया गया। आप कभी कभी नहीं सुनते कि आज सूचना का अधिकार जो है वो एक्ट में संशोधन किया गया, आज जो है वो दोस्तों आपके यहां पे जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट किया गया, सुनते हो ना। तो ये जो सारे लोग डिबेट करते हैं, फिर लास्ट में गवर्नमेंट क्या लेके आती है उस विधायिका में, विधि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, विधि का संशोधन करती है, विधि का निर्माण करती है, विधि का संशोधन करती है, मतलब लॉ बनाती है। और दोस्तों जो है वो लॉ बनाने के साथ साथ जो है उसके साथ याद रखें, लॉ बनाती है और लॉ बनाने के साथ साथ दोस्तों जो है उसमें अमेंडमेंट करती है। क्या याद रखना है, अमेंडमेंट करती है। हाँ, मनीष का प्रश्न है कि सर डिस्टरबेंस तो नहीं कर रहा, लेकिन ये पूछ रहा हूं सीईटी के लिए भी यही है या अलग है। मैं सीईटी के लिए अलग पढ़ाऊंगा, सीईटी में जितना आना होता है वो उतना आता है। तो अगर मैं तुम लोगों को कॉमन ही पढ़ाऊंगा तो फिर बाद में क्या मतलब रहेगा। आप आरएस की क्लास में हैं, आप पीएसआई डिप्टी जेलर को जो है टारगेट कर रहे हैं जहां सिलेबस सेम है, तो हमें गुणवत्तापूर्ण पढ़ना पड़ेगा। सीईटी में पढ़ने का तरीका अलग होगा। मैं यहां आप लोगों को प्रॉपर डिटेल के अंदर मेंस में लिखना कैसे है, भारी से भारी क्वेश्चन आ जाए तो भी सही करना है। सीईटी में ज्यादातर तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं तो वहां की स्पीड अलग होगी। हाँ, वहां की स्पीड अलग होगी। बबलू का कहना है कि आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लगा देना सर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल आर्टिकल पढ़ने से नहीं। जब तक, हाँ याद रख लेना, जब तक जो है वो हम इसको अंतर्निहित कर लेंगे तब तक जो है वो मजा नहीं आएगा। अंतर्निहित करना ही पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। सर विधानसभा में बिल को लेकर हंगामा, ऐसे हंगामा होता है लेकिन सुबह सुबह तुम्हें नहीं करना है। और बताओ सर पॉलिटी का क्या अर्थ है, सब पे आ रहे हैं। राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, शासन के 3 अंग होते हैं, उसके माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को चलाना ही राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो सीटी के अंदर जो है वो, अब देखो जिन लोगों के पास दोनों बैच है वो ये पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, सीटी वाली भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है वो मोटा मोटी में जो है वो 80 क्लास में कवर करवाऊंगा, वहां 40 क्लास में कवर करवाऊंगा। तुम्हें भी ये लगना चाहिए ना, निकल को तुम लोगों को लगेगा कि सर जो है इससे अच्छा तो सीटी वाले बैच में पढ़ लेते, इतने क्यों लगाए। तो आप लोगों को पॉलिटी एकदम कंफर्ट जोन में अच्छे से करवाई जाएगी, है ना। जिसको पॉलिटी नहीं समझ में आती 15 दिन में पॉलिटी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा।
वो तोते की तरह बोलता फिरेगा, लेकिन तुम्हें संयम रखना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे याद करूं वैसे वैसे याद करना पड़ेगा। मैं घास नहीं काटूंगा, मैं जल्दी नहीं चलूंगा, मैं सारी चीजें याद करवाऊंगा। तो अंतर होना लाजमी है। हाँ, तुम्हारा प्रश्न तो कहीं गलत नहीं होगा। सीटी से तो हम दुगुना यहां पढ़ेंगे, क्योंकि आरएस में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और सीटी में आप स्पीड से पढ़ लेंगे। हाँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पीडीएफ में आपको दोनों टॉपिक की एक साथ या शाम तक तैयार करवा के दे दूंगा। पीडीएफ के साथ ही आप चलते रहें, ठीक है। हाँ, नोट्स इंग्लिश में अभी नहीं मिलेंगे। इंग्लिश नोट्स के लिए आरएस वाले बच्चों को मोटा मोटी जो है वो ज्यादा नहीं तो नवरात्रा तक रुकना पड़ेगा। मैं शब्द बताता जाऊंगा। एक बताया बात है कि आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है, पर मेरी बात भी दिमाग में छाप लो। अब जो है ना, तुम्हारे कमेंट को रोक लो, ठीक है। नहीं, PRJ हम हमारे अनुसार चलेंगे, तो तुम अभी इधर उधर की चीजों को छोड़ो, आनंद लो 1.5 घंटे का। मैं 9 बजे तक तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे चलें। अब उसके बाद में बात करते हैं आपके यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में। विधायिका समझ में आ गया कि भी विधायिका वो संस्था है जो विधि निर्माण और विधि का संशोधन करती है, कानून लाती है, कानून जो है वो दोस्तों उसका संशोधन करती है। कार्यपालिका वो संस्था है। कार्यपालिका के बारे में जब हम बात करें तो दोस्तों याद रखना कि आपके यहाँ पे जो है वो, आपने कहा कि ये जो है वो आपकी संसद है, ये आपकी क्या है, संसद है। और इसमें से ही कुछ लोग जो है वो दोस्तों जो है मोदी जी ने इन सबको लेकर और एक मंत्री परिषद बना दिया। क्या बना दिया? मंत्री परिषद बना दिया। क्या बना दिया? एक मंत्री परिषद बना दिया। और मंत्री परिषद एक बना दिया, जैसे मोदी जी की जो है वो मंत्री परिषद, तो इससे हम कार्यपालिका कहते हैं। इसे हमें कार्यपालिका कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारत में किसी व्यक्ति का मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। वो बिना संसद का सदस्य हुए 6 महीने रह सकता है, वो एक अलग शर्त है। लेकिन बेसिक सी शर्त ये है कि दोस्तों याद रखना कि ये जो आपकी विधायिका थी, इस विधायिका में से कुछ जो है वो स्पेशल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, आपके मंत्री बन जाते हैं, और उसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। और ये कार्यपालिका क्या करेगी? तो हमेशा याद रखना, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करेगी। कानूनों का क्रियान्वयन करेगी, याद रख लेना। ये कानून का तो जो वो क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। मान लो कि आपके यहां कृषि बिल आए, तो उसे लागू तो कृषि मंत्रालय करेगा ना, लागू तो उसे कृषि मंत्रालय करेगा। आपका सूचना का अधिकार आया तो लेके तो विधायिका लेके आई, लेकिन लागू तो सूचना का मंत्रालय करेगा ना, जायज बात है। कोई एमएसएमई का आप एक्ट लेकर आए तो वो एक्ट तो विधायिका लेकर आई, लेकिन लागू तो एमएसएमई मंत्रालय करेगा ना। आई बात समझ में? कृषि के कानून आए तो लागू तो कृषि मंत्रालय करेगा ना। सूचना का अधिकार आया या जो है वो राइट टू एजुकेशन दोस्तों आपके यहाँ आई तो उसे लागू तो शिक्षा मंत्रालय करेगा ना। तो जो मंत्रालय होते हैं और जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं और जो मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका माना जाता है। इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन करना, और उसके साथ साथ अपने अपने मंत्रालय की नीति बनाते रहना। क्या बनाते रहना? नीति बनाते रहना। उन नीति का क्रियान्वयन करते रहना, अपनी अपनी योजनाएं लाते रहना, अपनी अपनी योजनाएं लाते रहना, अपने अपने कार्यक्रम लाते रहना। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, योजनाओं के नाम सुनते हो तुम लोग। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अभी सरकार ने कहा है कि हम बीमा योजना लाएंगे, जनधन खाता अकाउंट, ये सारी योजनाएं है ना, मुद्रा योजना, तो ये सारे काम है। तो आपकी जो विधायिका है, जो संसद है, उनमें से कुछ लोग जो है वो मंत्री परिषद बनते हैं। उनमें उन सबसे मेन आदमी होता है पीएम होता है, राज्य में सीएम होता है। और इन लोगों का काम क्या होता है? इनके द्वारा बनाए गए कानून का जो है वो लागू करना, और अपने अपने मंत्रालय की पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, स्कीम्स बनाना, प्लानिंग्स करना और उन्हें लागू करना। जायज बात है। तो अब कोई पूछे कि गुरुजी जो है वो ये तो आपने बात बता दी, लेकिन क्या कोई कार्यपालिका भी जो है वो अस्थायी और स्थायी होती है क्या? कार्यपालिका भी जो है वो अस्थायी और स्थायी होती है क्या? तो अगर आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री तो 5 साल के लिए बनता है, लेकिन आरएस जो है वो दोस्तों उम्र के 60 साल तक रहता है। आई बात समझ में?
तो आपकी इसको हमेशा याद रखें, जो आपकी कार्यपालिका जो आप बता रहे हैं, ये कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी, और जिसमें एक अंग होता है दोस्तों आपके यहां पे अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें लोग बदलते रहते हैं सरकारों के साथ साथ है। आज मंत्री कोई है, कल कौन होगा कौन जाने भाई। मोदी जी चाहे उसको रखे और जनता चाहे तो मोदी जी को रखे, नहीं किसी और को रखे। तो ये अस्थायी है, लेकिन तुम लोग सिलेक्शन लेके जाओगे तो तुम आओगे स्थायी कार्यपालिका में, क्योंकि मंत्रालय के द्वारा बनाई गई नीति, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, बनाई गई योजना, उसको लागू तो लास्ट में कलेक्टर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, तुम लोग ही तो करोगे, तुम लोग ही तो करोगे, आईएएस आरएएस तो करोगे। तो कार्यपालिका दिमाग में छपा या नहीं छपा, मैं हाथों हाथ आर्टिकल पे नहीं आ सकता। जब तक पॉलिटी को जीवंत नहीं करोगे, जब तक पॉलिटी को याद करने की बजाय, रटने की बजाय, जब तक पॉलिटी को अंतर्निहित नहीं करोगे, तब जाके जो है ना, तब तक बात नहीं बैठेगी। बात तभी बैठेगी जब दिमाग में छप जाएगा। शुरू में लगेगा कि कईयों को, जो ज्यादा ज्ञानी है उनको लगेगा कि यार ये तो हमें आता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके मैं आगे बताऊं, तब जाके मैं जो है वो आगे बताऊं। तो ये कार्यपालिका हुई। तो विधायिका और कार्यपालिका के बाद में जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों आगे आती है आपकी न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम जो है वो दोस्तों क्या होता है, न्यायपालिका भारत में जो है वो न्यायपालिका दोहरी भूमिका में है। न्यायपालिका का काम जो है वो सरकार में दोहरी भूमिका में है। जनता को न्याय देना तो है ही, लेकिन इसके अलावा लोकतंत्र में सरकार के अंग के रूप में भी इसका काम, दो काम है। ये दोस्तों जो है वो क्या करती है, मूल्यांकन करती है। और न्यायपालिका मूल्यांकन एवं जांच करती है, लेकिन मूल्यांकन और जांच जो है वो दोनों अंगों की करती है। कैसे करती है दोस्तों, याद रखें, याद रखें कैसे करती है। जो आपकी विधायिका कानून बनाती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या विधायिका द्वारा किए गए संशोधन, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या संशोधन संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसकी जांच ये करती है। संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसकी जांच ये करती है। अब मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा तुम लोगों को कि हमारी जुडिशरी जो है, हमारी जुडिशरी जो है वो दोस्तों याद रखना कि हमारी जुडिशरी लेजिस्लेटिव मतलब संसद, लेजिस्लेटिव मतलब है संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एवं संशोधन की जांच करती है। एग्जाम्पल दूं तुम लोगों को, जब आपके यहां जो है जब कानून आए थे, कृषि बिल है, तो हमारी न्यायपालिका ने उसके लिए समिति बना दी थी कि ये जो है वो कृषि के कानून सही है या नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बैक में चलो तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 99 संविधान संशोधन, उसके तहत सरकार न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाना चाहते थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाना चाहते थे, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि यह विधि सम्मत नहीं है, हम खत्म करते हैं, इसे समाप्त करते हैं। कोई चीज संविधान के अनुरूप है या नहीं है, कोई एक्ट संविधान के अनुरूप है या नहीं है, आपने बनाया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसकी समीक्षा का काम किसका है, उसकी समीक्षा का काम न्यायपालिका का है। उसकी समीक्षा का काम किसका है, न्यायपालिका का है। तो संसद से निकले सारे कानून जितने भी है उन्हें न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्या सर ये तो समझ में आया, पर कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन कैसे करेगी, कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन, तो कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन तो न्यायपालिका हर दिन हर कदम पे करती है। कार्यों का मूल्यांकन तो कैसे करती है, जब आप देखेंगे तो दोस्तों कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन भी न्यायपालिका करती है। सरकार ने अगर कोई टैक्स सही नहीं लगाया, सरकार ने अगर कोई टैक्स सही नहीं लगाया तो न्यायपालिका उसको रिव्यू कर सकती है। सरकार की कोई पॉलिसी सही नहीं है तो न्यायपालिका उसको रिव्यू कर सकती है। सरकार के किसी अधिकारी का कोई काम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है। कोई केंद्र सरकार चलती चलती राज्य सरकार के कोई मामले पे कानून बना दे या नीति बना दे तो रिव्यू कर सकती है। राज्य सरकार कोई केंद्र वाले के ऊपर जो है वो क्या नीति बना दे तो रिव्यू कर सकती है। सरकारी अधिकारी द्वारा किए गए काम का रिव्यू कर
कर सकती है, सरकार द्वारा किए गए काम का रिव्यू कर सकती है। तो भारतीय न्यायपालिका जो है वो दोस्तों आपके यहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों का मूल्यांकन करती है। और मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो है वो सर्वोच्च कौन है? भारत के अंदर जो है वो सर्वोच्च कौन है? क्या भारत के अंदर विधायिका सर्वोच्च है? क्या भारत के अंदर कार्यपालिका सर्वोच्च है? क्या भारत के अंदर न्यायपालिका सर्वोच्च है? क्या भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए भाई साहब, जल्दी से। हाँ बताओ कौन सर्वोच्च है भारत में? सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? अपेक्स कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सभी के सवालों के सभी के जवाब जो है वो एक हिसाब से गलत आ रहे हैं। एक है मतलब फुल तरीके से गलत आ रहे हैं। सुबह सुबह तुम लोगों ने 30 मिनट पढ़ने के बाद में एक प्रश्न पूछा और तुमने अपनी बेसिक नॉलेज का जो है वो दोस्तों उपयोग नहीं किया। भारत में सर्वोच्च जो है वो संविधान है। भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान है, और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। ये हमारा सर्वोच्च दस्तावेज है और इसी से न्यायपालिका को पावर मिलती है, इसी से विधायिका को पावर मिलती है, इसी से कार्यपालिका को पावर मिलती है। ऐसे प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं, ऐसे प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं। केवल 2 स्टूडेंट्स ने सही बताया। तो एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हर जगह जहां तुमसे गलती होने की संभावना होगी उसे मैं जो है वो सुधारने की कोशिश करूंगा, है ना। सुबह सुबह तुमने एक प्रश्न गलत कर दिया कि सर आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। मैं क्यों दूं ऑप्शन? ये तो तुम्हें समझना चाहिए कि जो है वो हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है यार। मतलब आप देख रहे हो जो है वो पूरा चुनाव प्रचार देखा है, संविधान संविधान संविधान। आपने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखी है, सब लोग शपथ ले रहे हैं संविधान संविधान संविधान। तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ उससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो याद रखें संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका खुद अपने निर्णयों का रिव्यू कर सकती है। न्यायपालिका के काम का रिव्यू जो है वो सरकार नहीं कर सकती, याद रख लेना। तो ये बताओ मुझे कि दिमाग में किस किस को कितना छपा कि ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में 3 चीजें होती हैं। विधायिका का जो काम होता है वो क्या होता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कानून एवं नीतियों को बनाने के लिए काम करती हो। संघ की विधायिका क्या है दोस्तों? आपके यहां पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। राज्य की विधायिका विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल को मिलकर बनती है। अब यहां फिर एक प्रश्न मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि संघ की संसद जो है, संघ की संसद जो है या संघ की विधायिका जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा कि लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लास्ट में साइन किसके होंगे? सुंदर सुंदर है। तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक कोई कानून लागू नहीं होता, तब तक अमेंडमेंट नहीं होता। तो ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि संसद में कौन कौन से घटक शामिल है? क्या 1 या 1 और 2 दोनों, या दोस्तों 1 और 3, या 1 2 3, या 1 2 3? ये यूपीएससी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों जो है वो संसद में कौन कौन से अंग शामिल है। तो याद रखना लोकसभा राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक काम नहीं चलता, तब तक काम है नहीं चलता। बेसिक बेसिक तुम आर्टिकल वार्टिकल में मत जाओ। हाँ मैं जब अभी तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। पॉलिटी में ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, तुम्हें जो है वो बहुत आनंद आएगा, मेरा पक्का वादा है। मैं याद भी करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा, बस तुम्हें संयम बरतना पड़ेगा। तुम्हें 1% भी जो है ना ये कभी रिग्रेट नहीं होगा। तुम चाहे कितनी भी भारी फीस दे देते, लेकिन हम लोग इस फीस में भी इतना जस्टिफाई कर देंगे तुम्हें आनंद आ जाएगा। तो बस केवल और केवल पैसेंस रखना। और मैं इस स्थिति में अभी भी नहीं हूं कि मैं इतनी क्लासें ले सकूं, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं क्योंकि जब पिछले 3 महीने मैं बीमार था तो मेरे 99% बच्चों ने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा, एक बार भी ये नहीं कहा कि आप बीमार हो तो हम क्या करें, हमारा सिलेबस तो होना चाहिए। एक बार भी नहीं कहा।
हमारे 8-8 9-9 घंटे क्लासें चल रही थी, लेकिन तुम लोगों के जो है वो कोऑपरेशन इतना लाजवाब था कि हाँ भाई 3-4 महीने से सर डिस्टर्ब चल रहे हैं। पहले शादी का मामला था सिस्टर का, फिर 2 ऑपरेशन हुए, सर्जरी हुई, लेकिन एक ने भी जो है ना 99 1-2% तो अपवाद खटे ही हुए, यहाँ तो कोई आदमी भगवान हुई राज्य को, लेकिन एक सब ने यही कहा कि आप रेस्ट करो, आप स्वास्थ्य का ध्यान दो, आप लास्ट में आके हमें कवर करवा देना। अब जब संकट तुम्हारे ऊपर है, जब वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैंने क्लासों में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारी इतनी क्लासें चली, मतलब ये बूस्टर एकेडमी पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां 8-8 9-9 घंटे लाइव क्लास चल रही है ना। तो अब स्वास्थ्य मेरा सही हो रहा है, मैं 1-1 घंटे से स्टार्ट करूंगा, फिर स्पीड अप करके मैं इसे 1.5 घंटे कर दूंगा, और पुराने स्टूडेंट अगर पता है तो फिर मैं इसे जो है वो संडे सैटरडे को 3-3 घंटे पे कर दूंगा। ठीक है, तो होने के बाद में, और अब एक कुछ नए तरीके से भी आया हूं मैं, क्योंकि मैं 3 महीने जब फ्री था, बेड रेस्ट पे था, लेकिन मैंने 3 महीने में कंटेंट में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है ना। कंटेंट में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, और ये एक आप लोगों के लिए भी फायदा रहा। अगर मैं पहले पढ़ाता तो तुम्हें पुरानी इकोनॉमी पढ़ाता, अब दोनों, ये बजट आ गया सरकार का, 23 का और बजट आ जाएगा, फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो अब रज के क्लास होएगी, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि संविधान क्या है, तुम मुझे ये बताओ क्या संविधान क्या है, संविधान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये याद रखना, कार्यपालिका हम लोगों ने बात की कि कार्यपालिका वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है, नीति का निर्माण करता है, नीति का क्रियान्वयन करता है। भारत में विधायिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है। हमारे सांसद ही जाके आगे जो है वो क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री परिषद आती है, स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आती है। न्यायपालिका का काम जो है वो दोस्तों दोहरी भूमिका का है, वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की भी जांच करता है, और वो कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए गए कानूनों की भी जांच करता है। सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 2 भागों में बंटे होते हैं, जिसे हम जुडिशरी में डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपके सिविल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर जो मामले चलते हैं वो किससे संबंधित है, कोई विवाद से संबंधित विवाद हो गया, तलाक हो गया, किराएनामे की बात हो गई, कोई कंपनी से संबंधित मामला हो गया। फौजदारी मामले में क्या काम चलते हैं, जो क्रिमिनल केस होते हैं, जहां पे चाहे कोई डकैती हो, लड़ाई हो, जो भी हो, वो सारे इसके अंदर चलते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में। क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को संविधान की, करें बात आगे संविधान के बारे में। क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को संविधान की, तो संविधान के बारे में बात करते हैं। क्या संविधान के बिना काम नहीं चल सकता था? अरे वाह, सब लोगों ने जो है वो डेफिनेशन बताई है। हाँ, पॉलिटी की शिव जी बुक तो नवरात्रा तक आएंगी, लेकिन पहले आपको जो है ना बढ़िया से पीडीएफ मिल जाएंगे। बताओ तुम लोग कि जो है वो क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को, क्या जरूरत जो है वो पड़ी संविधान की। तो देखो, याद रखे, संविधान विधि का वो सर्वोच्च दस्तावेज है जिसमें सरकार की शक्तियों, जिसमें सरकार की विभिन्न शक्तियों का भी उल्लेख है और उन पर आरोपित प्रतिबंधों का भी उल्लेख है। वैसे तो संविधान अपने आप में एक जीवन शैली है, संविधान अपने आप में एक जीवन शैली है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि संविधान जो है वो दोस्तों याद रखना, हमें यह बताता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव की पावर्स क्या है, आपकी जो है वो दोस्तों लेजिस्लेटिव की पावर क्या है, जुडिशरी की पावर क्या है। इन तीनों की पावर बताती है आपकी दोस्तों कौन, संविधान। इन तीनों के पावर्स पे कौन कौन से प्रतिबंध है, ये भी कौन बताता है दोस्तों, संविधान। तो मेरे को ये बताओ, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक बहुत सही बात बताई, संविधान हमें जो है वो फिर और भी बहुत सारी चीजें देता है, और वो चीजें अपने आप मिलती है आप लोगों को संविधान के माध्यम से। चाहे वो आपके मूल अधिकार हो, चाहे नीति निदेशक तत्व हो, चाहे आपको जो है वो वोट देने का अधिकार हो, आपके जीवन की स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुता हो, ठीक है, गरिमा की बात हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, ये सारी चीजें अंतर्निहित है। हम संविधान के एक बड़े एस्पेक्ट को हम लोग समझ रहे हैं। क्या संविधान है, इसके लिए जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि संविधान व्यक्ति में जो है वो दोस्तों कभी भी शक्तियां किस में निहित नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। अगर शक्तियां व्यक्ति में निहित हुई ना तो वो दुरुपयोग करेगा ना। अगर सारी शक्तियां तुम्हें दे दें तो तुम दुरुपयोग कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। राजतंत्र में क्या हुआ करता था, शक्तियां व्यक्ति में निहित होती थी, वो व्यक्ति
चाहे जितना कल्याण कर सकता था, लेकिन वो व्यक्ति चाहे जितना जो है वो दोस्तों शोषण भी कर सकता था। तो अगर व्यक्ति में शक्तियां निहित होंगी तो इससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इससे शासन जो है वो बल के आधार पे चलेगा कि इसकी शक्तियां छीन लो अब मैं राजा, इसकी शक्तियां छीन ली अब मैं राजा, ये आदमी ये काम करेंगे, ये आदमी ये काम करेंगे। संविधान से पहले यही तो था, संविधान से पहले यही तो था कि व्यक्ति में जो है वो शक्तियां निहित होती थी, और व्यक्ति जो है वो दोस्तों शोषण भी कर सकता है, कल्याण भी कर सकता है, और एक दूसरे लोग जो है वो शक्ति छीनने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ सरकार बनने का प्रयास होता है, हमारे यहाँ सरकार बनने का प्रयास होता है, लेकिन कभी भी भारत में तानाशाही नहीं आ सकती, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है, सरकार ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। तो संविधान की आवश्यकता आधुनिक समय में क्यों पड़ी कि शक्तियां व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति में शक्तियां निहित हुई तो वो दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा, शासन को बल के आधार पर संचालित करेगा। इसलिए हमने एक दस्तावेज बनाया, संविधान है, और वो दस्तावेज जो आपका संविधान का जो दस्तावेज है वो संविधान द्वारा शक्तियों को सीमित किया जाता है, चाहे व्यक्ति के अधिकार हो, चाहे सरकार के अधिकार हो, चाहे न्यायपालिका के अधिकार हो, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है, उन्हें विभाजित किया जाता है, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है और उन्हें विभाजित किया जाता है। हेलो, हाँ कौन है ये? आवाज गई। अब देखो यही तो चीज समझनी है ना तुम लोगों को। अब आवाज गई तो कोई फोन आया जना, आवाज गई ना। तो इन अब देखो यही तो आरएस के स्टूडेंट हो यार, पीएसआई के स्टूडेंट हो, यही तो बेसिक सेंस लेके आना है कि कोई फोन आया है तो मेरे को तुम्हें बात सुनानी है क्या उसकी, है? ये तुम सुन के क्या करोगे? वो बात जो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम संविधान की बात सुनो। तो यहाँ पे होआ मचाने की क्या जरूरत थी? ऐसे धैर्य नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो एक बेसिक सी बात थी, ये तो एक बेसिक सी बात थी कि फोन आया है तो मैं म्यूट करूंगा। तो कोई इतनी महत्वपूर्ण बात थी क्या जो जिससे तुम लोग चूक गए? बस यही तो समझना है, यही तो अपनी नहीं बचानी कमेंट सेक्शन में, यही तो अपने लक्षण नहीं दिखाने। अब एक ने बोला उसका नाम नहीं लूं, तभी मैंने तुम लोगों को आपस में कमेंट नहीं देखने दे रहा। क्यों नहीं देखने दे रहा? अब बिना मतलब किसी को जो है वो ऐसे लो फील हो जाएगी, सर आपने हमें ये कह दिया। तो लो फील करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इतना सा है कि आगे तुम लोग जो है ना थोड़ा संयम रखो, है ना। हाँ, कल को मैं चाय पीऊंगा, सर चाय आई है ऑनलाइन सबको पिला दो। अब ऑनलाइन कैसे पिलाएं भाई तुम लोगों को चाय, है ना। तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, हाँ ध्यान रखो इधर। तो याद रखें, तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब कभी कभी तुम लोग सोचते हो संविधान कितने प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होते हैं। तो अब जब मैंने पिछले बैच में पढ़ा रखा तो गुरुजी मैं कह रहा भाई बताना अलिखित संविधान क्या होता है। कहा गुरुजी लिखते नहीं है, याद करे फिरते हैं। मैं वाह तू नवाब है, ऐसे याद करे कौन फिरता है भाई? याद करे कोई करता है क्या? याद कर सकता है क्या कोई संविधान को? इतने बड़े संविधान को, जैसे कहते हैं ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो क्या ब्रिटेन वालों ने 5-4 आदमी रख रखे हैं जो है वो संविधान को याद किए घूम रहे हैं का? बस उनको कभी पूछ लो, सुबह उठते 100 आर्टिकल, शाम को 100 आर्टिकल, बाद में 100 आर्टिकल। एक आदमी ने पूरी संसद रट रखी है, एक आदमी ने पूरे मूल अधिकार रट रखे, एक आदमी ने आपातकालीन प्रावधान रट रखे। ऐसा तो नहीं होगा। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित होते हैं और एक अलिखित होते हैं। एक लिखित होते हैं और एक अलिखित होते हैं। लिखित संविधान का मतलब होता है एक निश्चित समयावधि में संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान को तुम लिखित संविधान कहते हैं। मतलब किसी देश के अंदर एक निश्चित समय में 2-3 साल लगे, 4 साल लगे, जितने भी लगे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक डेडिकेशन के साथ एक इंस्टीट्यूट बनाया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। वहां पे कुछ लोग बैठे और उन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो उसे तुम क्या बोलते हैं? लिखित संविधान बोलते हैं। लेकिन कुछ देशों के अंदर संविधान सभाएं नहीं बनी, वहां परंपराओं से संविधान बना। वहां क्या बना? परंपराओं से 400-500 साल लगे। पहले उन्होंने मूल अधिकार देखे, फिर डीपीएसपी देखे, फिर उन्होंने संसद का मामला देखा। वो लिखते तो रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं लिखा,
ऐसे तो याद कैसे होता। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, वहां पे कोई संविधान सभा नहीं बनी, वहां कोई एक निश्चित समय अवधि में जो है वो संविधान नहीं बना। वहां क्या बना दोस्तों, परंपराओं से संविधान बना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान से तात्पर्य है संविधान जो है वो दोस्तों किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में बनाया जाए, तो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे सबसे पहले अमेरिका वालों ने बनाया था, फिर भारत की भी संविधान सभा बनी और उन्होंने संविधान बनाया। अलिखित संविधान का मतलब है किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया है, यह परंपराओं के द्वारा विकसित हुआ है। जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, वहां धीरे धीरे बनता रहा, वहां धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ साथ धीरे धीरे बनता रहा। उन्होंने कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाई, उसकी पहली बैठक नहीं हुई, उसकी तीसरी बैठक नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो चर्चाएं नहीं, वहां धीरे धीरे जैसे ब्रिटेन में धीरे धीरे राजतंत्र के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा। तो ये दो कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को प्रतिबंधित भी करता है और शक्तियां देता भी है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शक्तियां जो है वो व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति में निहित अगर शक्तियां हुई तो इससे दोस्तों जो है स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी, बल के आधार पर शासन चलेगा, निरंकुशता आएगी, तानाशाही आएगी। इसलिए हम लोगों ने संविधान में हर अंग की शक्तियां बताई गई है, उन्हें सीमित किया गया, प्रतिबंधित किया गया, विभाजित किया गया है। बताओ किस किस को क्लियर आ गया समझ में। चलो आगे, इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है क्या पॉलिटी में। एक तो पहले लोगों की पॉलिटी पढ़ी हुई होगी, कुछ नयापन सा लग रहा है पॉलिटी में। हाँ, मोहित का बोलना है कि मनुष्य की आदत होती है ताकतवर होने के बाद दूसरे को दबाना, और इसकी आदत है क्लास में चलते चलते कहीं पे भी कुछ भी ज्ञान लपेट देना। इसकी पक्की आदत है भाई साहब, तुम इसके कमेंट नहीं देख रहे हो। इसका भाई जितना सिंसियर उतना ही ज़्यादा ये आदमी जो है, सोहित मेरा ही स्टूडेंट है जो भी मेंस दे रहा है, और इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एक ये है, इसको हर क्लास के अंदर जो है ना मतलब दिखना है कि मेरे को कोई जान जाए, बस मेरे को जाने तो कैसे जाने कि मैं कमेंट सेक्शन में ज्ञान लपेट दूँ, तो तेरा नंबर लगेगा बहुत जल्दी। तो कृपया करके जो है ना व्यर्थ बातें ना करो। ये जो कोटेशन है ना ये सबके पास है, ऐसे सुबह सुबह सबको पता है सफलता का आधार मेहनत है, सबको पता है मनुष्य जो है वो सफलता का आधार मेहनत है। तो ये ज्ञान यहाँ नहीं, ज्ञान देने के लिए मैं हूँ तुम लोगों को। या तेरा सब्सक्रिप्शन ले लें, बता तेरे पास कोई कोर्स वोर्स है तो बता, फिर तेरा और एडमिशन ले लें, हम सुबह सुबह तेरे से आधे घंटे ज्ञान ले लें। हाँ चले आगे, आगे बात करते हैं। संविधान के जो है वो दोस्तों प्रकार हमने पढ़े, तो संविधान के काम क्या होता है। संविधान नियमों का समूह है। संविधान जो है वो दोस्तों जो है वो सरकार कैसे चलेगी वो बताता है। संविधान नागरिकों को अधिकार देता है। संविधान एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। ये संविधान का उद्देश्य है कि वो नियमों का एक समूह है जो है वो दोस्तों समन्वय स्थापित करवाता है। संविधान जो है वो दोस्तों शक्तियों का उल्लेख करता है, नागरिकों को अधिकार देता है, एक न्यायपूर्ण समाज बनाता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। जब इतना पढ़ा तो आज जो है वो 4-5 चीजें तो और पढ़ने की जानी पड़ेगी। फिर कल मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे तुम लोग हमेशा भागते रहते हो, और एक ऐसा टॉपिक है जिसे 70% लोग पढ़ते नहीं है, 30% लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते। बताओ वो कौन सा टॉपिक है, बताओ दो कमेंट सेक्शन में। एक ऐसा टॉपिक है जो दो सब्जेक्ट के बीच फंसा हुआ है, जहां से एक प्रश्न आता है लेकिन 70% स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं, 30% पढ़ते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं पढ़ते। बताओ उस सब्जेक्ट का कौन, उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है। हाँ, संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान के फीचर्स। हाँ, कुछ लोगों ने सही बताया है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब हम लोग जो है वो 1771 के एक्ट से चलेंगे और हम 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक आएंगे, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आता है ये, और ये प्रश्न क्यों नहीं सही होता बच्चे का, कि हिस्ट्री वाला टीचर सोचता है कि ये तो जो है वो पॉलिटी वाला पढ़ा देगा। हिस्ट्री वाला टीचर सोचता है कि ये पॉलिटी वाला पढ़ा देगा। पॉलिटी वाला टीचर समझता है कि ये तो हिस्ट्री वाले ने पढ़ा ही दिया होगा, ये तो हिस्ट्री वाले ने पढ़ा ही दिया होगा, क्योंकि अगला 1947 तक स्वतंत्रता जो है तक ला के छोड़ा है तो उसने ये तो पढ़ाया ही होगा। और इस चक्कर के अंदर बच्चा सोचता है कि ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, बच्चा सोचता है कि ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। सिंपल चीज है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वहां तक ये टॉपिक ही अटका हुआ है, ये टॉपिक ही अटका हुआ है।
और ऋतुराज जी भी आई सोची होली कि पॉलिटियाला पढ़ा देसी, और जाखड़ सर भी आई सोची होगी कि जो है वो ऋतुराज जी पढ़ा दियो लो। तो मैं वो सारी चीज़ें समझता हूँ जो एक स्टूडेंट के लिए समस्याएं हैं और जिनका समाधान जरूरी है, तो वो समाधान हम करेंगे। फिर और मैं किस चीज़ के लिए हूँ। और ये सबसे झिलाने वाला टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसमें आदमी का मन ही नहीं करता कि यार कौन पढ़े, क्योंकि इसमें तुम लोग रट्टा लगाते हो, सीक्वेंस नहीं देखते। एक इंटरेस्टिंग कहानी बननी चाहिए तुम लोगों के लिए कि आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके अंदर जो है पहले एक गवर्नर और 4 जो है परिषद में लोग थे, उन 4 परिषद में से एक आदमी जो है वो फ्रांसीसी था, उसका जो है वो उसका नाम फ्रांसीसी था, ब्रिटेन का था। तो वो आदमी आके वॉरेन हेस्टिंग को काम ही नहीं करने दे रहा, वो हर क्योंकि उसको लगता था वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही निहायत ही भ्रष्टाचारी आदमी है, इसका काम भारत में केवल और केवल पैसे कमाना है। तो वो जो है ना वो उसको काम ही नहीं करने देता था, इसलिए हमें पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। और पिट्स इंडिया एक्ट हमें क्यों लाने पड़ा, क्योंकि वहां पे जाके हमने परिषद में एक मेंबर जो है वो दोस्तों जो है वो कम किया और उसके साथ साथ गवर्नर को पावर दी। उसका कारण यह था, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है आपके यहाँ 81 के अंदर, वो क्यों आता है, तो वो आपका जो है वो दोस्तों जो है वो एक्ट क्यों आता है उसके बारे में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो क्यों आता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट और जो है गवर्नर जनरल में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में अगला एक्ट आता है, वो क्यों आता है, फिर कंपनी और ब्रिटेन में लड़ाई चलने लग जाती है, कंपनी और ब्रिटिश सरकार में लड़ाई चलने लगती है, तब वो एक्ट लेकर आते हैं। फिर एक आगे एक्ट आता है, वो क्यों आता है कि वो जो है वो दोस्तों आपके जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल और बंबई मद्रास उनके गवर्नर जनरल के अंदर कुछ विवाद होने लगते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और एक इंटरेस्ट के साथ समझना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट के साथ समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम ये टॉपिक कल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत है अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तैयार हो ना तुम लोग इस टॉपिक के लिए। और ये टॉपिक अगर तुमने अंतर्निहित कर लिया ना, 1% पक्का सही है, चाहे 1909 का एक्ट आए, 19 का है, 35 का है, 92 का है, 61 का है, 57 का है, कोई सा भी एक्ट आए, बोले 58 का है, कोई सा भी एक्ट आए, चाहे 53 का है, 33 का है, 13 का है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए कल मुझे ये पढ़ना, कल मुझे ये पढ़ना। अब हम कुछ चलते हैं आगे और कुछ शब्दावली पढ़ते हैं। तो फिर बाद में लोकतंत्र की क्या जरूरत पड़ी, फिर अगर आप लोग बात ही कर रहे हैं कुछ शब्दावली पे अगर हम लोग चलें, लोकतंत्र की क्या जरूरत है, डेमोक्रेसी क्या है, तुम अपने जो है वो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, डेमोक्रेसी है क्या। हाँ सर, सर जी आप तो 9 बजे तक पढ़ाने वाले थे, तो पढ़ाऊंगा निर्मा जी, यही तो है, जल्दी रिएक्ट कर देना, जीवन में इसी से तो बचना है। मैं भी तो यही कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास कब खत्म हो गई, आपको कमेंट्री करने का अधिकार किसने दिया, आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप ये बोलें कि सर आपने तो कहा था 9 बजे तक पढ़ाएंगे और आप तो अभी कह रहे हो कि कल पढ़ेंगे। तो आपको ये कमेंट्री करने का अधिकार किसने दिया, आपको अधिकार है प्रश्न पूछने का, आपको अधिकार है मेरे द्वारा बताई गई चीज को याद करके लिखने का, आपको ये अधिकार किसने दिया। मैंने कहा था 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो मेरी मर्जी है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा, तुम्हें ये कमेंट में क्यों लिखना पड़ा। इससे अच्छा तुम पेन कॉपी के अंदर जो को 2 चीज अच्छे लिखते तो वो तुम्हें ज्यादा याद होता। शुरू शुरू में 5-4 दिन दिक्कत आएगी और ये दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब एक एक को ये पता चल जाएगा कि ये अननेसेसरी है, क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी चीजें अननेसेसरी करते हैं। हम सोते आदमी को नींद में उठा के पूछ लेते हैं कि सो रहा है क्या, हम नहाते आदमी को बाथरूम का गेट खटखटा के पूछ लेते हैं कि नहा रहा है क्या, हम खाते हुए आदमी को पूछ लेते हैं रोटी खा रहा है क्या, जो दिखती चीज है उसको पूछ लेते हैं, क्योंकि जीवन में अननेसेसरी चीजें बहुत हैं, है ना। कॉमन सेंस हमें इतना कॉमन नहीं है, इसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये स्टार्टिंग के 5-7 दिन मेरी 5-5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि हर क्लास के अंदर 5 से 6 विद्यार्थियों को ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत लंबा पढ़ना है, लंबा पढ़ना है, तो तुम लोगों को थोड़ा बैलेंस बिठाना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या, प्रजा का शासन, जनता का, जनता द्वारा किया गया शासन, ठीक बात है, लेकिन लोकतंत्र क्या नहीं है, लोकतंत्र क्या नहीं है। तुम्हारे बूस्टर टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं 6:30 बजे, शाम को मैं ऑफिस से आते ही तुम्हें 1.5 घंटे हमेशा आज जनगणना का टॉपिक है वो कवर करवाऊंगा। तो याद रखना दोस्तों, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है क्या उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और वो बात क्या है दोस्तों, याद रखना आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है जनता का शासन, ये तो हमें पता है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या नहीं है, ये राजा महाराजा का शासन नहीं है, ये राजा महाराजा का शासन नहीं है, ये बल पर आधारित शासन नहीं है। ये किस पर आधारित शासन है, संविधान पर आधारित शासन है। क्या ये व्यक्ति की इच्छाओं का शासन है, बताओ भाई,
क्या ये व्यक्ति की इच्छाओं का शासन है या नहीं है? बताओ बताओ, क्या ये व्यक्ति की इच्छाओं का शासन है क्या? ना जी, ये व्यक्ति की इच्छाओं का शासन भी नहीं है, ये केवल और केवल जनता की इच्छाओं का शासन है, जनप्रतिनिधि का शासन है। पहले समझे आप लोग इस चीज को, यहां पे भी अंतर है। कभी कल स्टेटमेंट में आ जाए लोकतंत्र व्यक्ति की इच्छा पर शासन है, तुम बोलो हाँ हाँ हाँ, व्यक्ति में हम आते हैं, व्यक्ति जनता है, जनता व्यक्ति है। जनता जन समूह है, व्यक्ति इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल की यहां कोई इच्छा नहीं चलती, याद रख लेना। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है वो दोस्तों जो है वो राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, बल एवं शक्ति के आधार पर चलने वाला शासन नहीं है, इच्छाओं पर चलने वाला शासन नहीं है, ये जनता की सहमति पर चलने वाला शासन है, जनता की इच्छाओं का शासन है, जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, और यह उत्तरदायी शासन है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है भाई साहब। अगर कोई सरकार है जो है वो दोस्तों उत्तरदायी नहीं है तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। उसे हमने चुनकर भेजा है कि तुम हमारे लिए काम करो, तुम काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उत्तरदायी शासन बोला जाता है। तो लोकतंत्र इन सब के अलावा एक जीवन शैली भी है। जैसे आपके और मेरे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे जो रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मनभेद नहीं रख रहे। मतभेद है, कोई आदमी पूंजीवादी विचारधारा रख सकता है, कोई उदारवादी विचारधारा रख सकता है, कोई समाजवादी विचारधारा रख सकता है, कोई साम्यवादी विचारधारा रख सकता है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा रख सकता है, कोई उत्तरपंथी विचारधारा रख सकता है, कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई राइटिस्ट हो सकता है। हर आदमी के अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो वो इतनी असहमतियों के बाद भी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। ये तो डेमोक्रेसी की बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात अगर हम बात करें तो वो है, लेकिन डेमोक्रेसी का व्यवहारिक रूप अगर हम लोग देखें, एक तो आपका सैद्धांतिक रूप होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, कि डेमोक्रेसी जनता की सहमति पर, जनता की इच्छाओं पे, जनप्रतिनिधियों का शासन, एक उत्तरदायी शासन है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो हमारी डेमोक्रेसी क्या है कि हम लोगों के धर्म अलग हैं, हम लोगों के जो पंथ अलग हो सकते हैं, हम लोगों की जाति अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से, हमारा मतभेद हो सकता है, फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, असहमति के बावजूद साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी का मजा है, एक ही घर में एक बेटा कांग्रेस को वोट देता है तो बाप जो है वो बीजेपी को भी दे सकता है, और बाप अगर कांग्रेस को देता है तो बेटा बीजेपी को भी दे सकता है। यही तो डेमोक्रेसी है। एक विचारधारा है कि 4 लोग एक रूम, एक मकान में रह रहे हैं। हाँ, आपके और आपके पापा की विचारधारा अलग हो सकती है ना, वो अलग बात है कि वहां पे तुम्हें जो है वो थोड़ी बहुत तुम लोगों की जो है वो भी हो सकती है, लेकिन फिर भी विचारधारा अलग हो सकती है। बहुत सारे लोग, डेमोक्रेसी है ना, बहुत सारे सुधारवादी लोग हो, चाहे जो है वो विद्रोही लोग हो, वहीं से बहुत शांत घराने से लोग जो है वो आगे जाके ऐसे मतलब रिवोल्यूशनरी बातें की हैं, डेमोक्रेसी की वजह से की है। ये सुधार हुए वो डेमोक्रेसी की वजह से हुई है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। अब कभी कभी शब्द आता है पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। इन दोनों में अंतर बताओ। सेक्युलर और सेक्युलर स्टेट, जैसे आप लोग जो धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हो, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों आपका? सेक्युलर या सेक्युलर स्टेट। इस शब्द के बारे में कोई जो बताए ना कि इन दोनों में क्या अंतर है, उसको मान जाऊं मैं। पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष राज्य, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, बहुत तगड़ा अंतर है। पहले तो तुम मुझे बताओ पंथ निरपेक्षता क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है? पंथ सेक्युलर और सेक्युलर स्टेट में क्या अंतर है? ओ पंथ, हाँ, कुलदीप का बताना है कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। ओके, अलग अलग धर्म होने के बाद भी सबको समान अधिकार होंगे, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देंगे। कैसे काम चलेगा दोनों? एक ही धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी भी राज्य या कोई धर्म नहीं। अरे मैं तो दोनों में अंतर बता रहा हूं, दोनों में अंतर बता दो तुम लोग। और ये जो पहले दिन जिस जोश से तुम लोग लाइव बैठे हो ना, लास्ट तक मुझे ये जोश चाहिए, तब जाके मजा आएगा। लास्ट तक ये जोश रहे। हाँ, नहीं बताया, 90% ने गलत बताया। भाई जब मैं केवल पंथ निरपेक्षता पूछ रहा हूं तो बार बार राज्य को क्यों घुसा रहे हो, राज्य को क्यों घुसा रहे हो? पंथ निरपेक्षता का मतलब है
व्यक्ति के दैनिक कार्य, व्यक्ति के दैनिक कार्य धार्मिक आधार पे न होके, धार्मिक आधार पे ना होके अगर तार्किक आधार पे अगर हम उनका मूल्यांकन करने लगे, उसके कार्यों का आधार क्या हो जाए, रैशनल हो जाए, तो वो व्यक्ति सेक्युलर है। वो व्यक्ति क्या है, सेक्युलर है। पंथ निरपेक्षता का शब्द का अर्थ क्या है कि व्यक्ति के सभी कार्य धार्मिक आधार से संचालित न होकर तार्किक आधार पे हो जाए, तो वो पंथ निरपेक्षता है। आपके जीवन का हर काम अगर रैशनल हो कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका कारण क्या है, मैं इस कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या है, अगर ये परंपरा है तो इसका आधार क्या है, और अगर आधार सही है तब मैं इस परंपरा का निर्वहन करूंगा, अगर आधार है ही नहीं तो मैं इसका निर्वहन नहीं करूंगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म। हमेशा याद रखना। तुम यहां स्टेट को क्यों घुसा रहे हो भाई, यहां मैंने पूछा क्या तुम्हें सेक्युलर स्टेट, नहीं पूछा। लेकिन हम भावनाओं में जब मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं ना, यही तो गलती करके आते हैं, हम भावनाओं में आके और ये चीज जो कर देते हैं और लास्ट में मैं तो एकदम सही लिख के आया हूं, मैं तो एकदम सही उत्तर दे के आया हूं, मैं तो प्रश्न में एकदम सही करके आया हूं, बाद में पता चला अरे पूछो पंथ निरपेक्षता हो। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि धर्म और राज्य दोनों में अलगाव है, धर्म और राज्य में अलगाव है, धर्म और राज्य में अलगाव है, मतलब धर्म और राज्य में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, आपका हो सकता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, आपका हो सकता है। स्टेट का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब राज्य के कर्मचारी का भी नहीं है, कर्मचारी का भी कोई धर्म नहीं है, याद रखना। वो उसका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब वो स्टेट का पार्ट है तब उसका कोई धर्म नहीं है। मतलब आप जाके एसडीएम बने तो आप ये नहीं बोल सकते मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं ना, उस समय तुम एसडीएम हो। अगर तुम जाके तहसीलदार बनते हो तो तुम ये नहीं बोल सकते मैं तो हिंदू तहसीलदार हूं, ये तहसीलदार मुसलमान तहसीलदार है, ना ना ना, उस समय तुम तहसीलदार हो, तुम राज्य का अंग हो, तुम राज्य के कर्मचारी हो। तुम शिक्षक हो तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जो है वो जाट शिक्षक हूं, या जो है मैं तो राजपूत शिक्षक हूं, मैं तो ब्राह्मण शिक्षक हूं, या मैं तो हिंदू शिक्षक हूं, मुस्लिम शिक्षक हूं, सिख शिक्षक हूं, नहीं बोल सकते ना। क्योंकि तुम एज ए स्टेट, जब तुम सरकारी कर्मचारी हो तो तुम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और जब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में तुम सुबह शाम आरती करो, अपने मजहब को मानो, जो है वो गुरुद्वारे में जाओ, जहां पे भी जाओ, सरकार तुम्हारे घर में नहीं आ रही। लेकिन जब तुम सरकार के अंग के रूप में काम करो तब तुम जो है वो क्या हो दोस्तों, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, ना राज्य का ना राज्य के कर्मचारी का, क्योंकि हमने धर्म और स्टेट को अलग किया है, हमने धर्म और स्टेट को अलग किया है। और अगर हम सकारात्मक शब्दों में देखें तो इसका मतलब है सर्वधर्म संभाव। राज्य जो है वो सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करेगा। भारतीय संदर्भ में से हम क्या बोलते थे, सर्वधर्म संभाव। दिमाग में बैठी बात कुछ, किस किस के बैठी बताओ मेरे को। हाँ, दिमाग में बात बैठी। अब ये पूछ कर पढ़ाना है ना, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे लर्निंग बढ़ती है, अधिगम जो है वो इससे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, जब मैंने आपसे पूछा तो तुमने दिमाग लगाया, जब तुम्हें दिमाग लगाया। मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि अंग्रेजी के अंदर जो हम इससे सेक्युलरिज्म ही बोलते हैं। अब पंथ और धर्म को तुम लोग डिवाइड करके इसे पंथ निरपेक्षता की जगह धर्म निरपेक्षता कर लो, ठीक है, और इसे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कर लो। लेकिन संविधान में कोई धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल पंथ निरपेक्ष शब्द, सेक्युलर शब्द का ही जो है वो उल्लेख है। आज किस किस को आज इसका पता चला, आनंद आ रहा है क्या? हाँ भावना जी, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप रिपीटेड देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन के जो कार्य हैं, हमारे जीवन के जो कार्य हैं, हमारे जीवन के कार्य धार्मिक आधार पर संचालित ना होकर तार्किक आधार पर संचालित हो, तो इसे पंथ निरपेक्षता कहते हैं। लेकिन पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, राज्य का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो है वो राज्य और धर्म में कोई संबंध नहीं है, राज्य और राज्य के कर्मचारी का कोई धर्म नहीं है। निजी जीवन में वो धार्मिक हो सकता है, मतलब सरकार की नीतियां धर्म से प्रभावित नहीं होंगी, सरकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत में से हम सर्वधर्म संभाव भी कह सकते हैं। राज्य ना किसी धर्म के प्रति आग्रह रखेगा ना दुराग्रह रखेगा, ना किसी को बढ़ाएगा तो ना किसी को कम करेगा।
धर्म जो है वो अलग विषय है। धर्म और राजनीति को आपस में मत मिलाओ, नहीं तो बहुत घटिया कॉकटेल बन जाएगी। धर्म और राजनीति जो है वो बहुत घटिया कॉकटेल बन जाती है अगर धर्म और राजनीति को हम एक साथ मिला लेते हैं तो। हाँ, राजनीति में धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों को अपनाओ तो बहुत जरूरी है। हाँ, राजनीति में हर आदमी अगर जो है वो ये धार्मिक है, धार्मिकता में बहुत अच्छी चीजें भी है ना, कि वो सत्य के साथ राजनीति करे, वो निष्पक्षता के साथ राजनीति करे, वो आदमी जो है वो मूल्य युक्त राजनीति करे, वो आदमी जो है वो आपकी सरकार जो है वो उत्तरदायी सरकार बने, जनता के कल्याण के लिए काम करे। वो क्या करे? जनता के लिए कल्याण के लिए काम करे। तो याद रखें, धर्म और राजनीति को मत मिलाओ। राजनीति में धर्म की अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करवाओ ना, धर्म की अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करवाओ ना। कोई धर्म, कोई भी मजहब किसी दूसरे की काट नहीं करता। हर धर्म शांति की बात करते हैं, हर धर्म जो है वो शांति की बात करते हैं। उस धर्म को इंटरप्रेट लोग करते हैं जो उसकी गलत व्याख्या करते हैं। असामाजिक तत्व हर धर्म जाति पंथ के अंदर है, पर अच्छे लोग भी हर धर्म जाति और पंथ के अंदर है। तो हमें जो है वो धार्मिकता से मतलब ये नहीं है कि तुम लोग केवल और केवल यही बात करो। आप धार्मिकता से नैतिक मूल्य समझे। आप अगर कर्मचारी हैं तो आप अगर निष्पक्षता से काम कर रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं, आप सबसे तगड़े धार्मिक हैं। अगर तुम्हारा काम है, अगर तुम कर्मचारी और तुम एसडीएम हो और तुम अपने जो उत्तरदायित्व है, तुम्हारे जो कर्तव्य है उनका निर्वहन कर रहे हो ना, तुम सबसे गजब हो। तुम्हारे से गजब कोई नहीं है, तुम सबसे तगड़े धार्मिक हो, भगवान तुमसे खुश है। मतलब आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेना तो इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है और गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति जो है वो हमेशा अधिकारों के पीछे भागता है, और अधिकारों के बजाय अगर वो कर्तव्यों के पीछे भागे ना तो इस पूरे समाज में सबके अधिकार सुनिश्चित हो जाए। तो किसी ने कहा समझाओ जी ये कैसे? क्योंकि हम हर आदमी कहते हैं माई लाइफ माई राइट, माई लाइफ माई राइट माई रूल्स, हम हमेशा कहते हैं। कभी किसी ने सोचा ही है कि माई लाइफ माई ड्यूटीज? अगर हम हमेशा घर पे भी हम लोग बात करते हैं मेरो अधिकार है, मन ओ लियार दो, मैं अठ जास्यू, मैं ये करस्यू, तुमने कभी भी ऐसे बोला माई लाइफ माई ड्यूटीज? अगर हर व्यक्ति इस पूरे समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, अगर हर व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर ले तो किसी के भी अधिकार में बाधा नहीं आएगी, किसी के भी अधिकार में बाधा नहीं आएगी। जिसका एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की निजता का हनन नहीं करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की निजता का हनन न करूं। तो अगर मैं इस कर्तव्य का निर्वहन कर लूं तो हर आदमी को निजता का अधिकार मिल जाएगा, हर आदमी को निजता का अधिकार मिल जाएगा ना। मतलब मेरा कर्तव्य है मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करूं। तो हर आदमी अगर इस कर्तव्य का निर्वहन कर ले कि मुझे किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना, तो हर आदमी को प्राइवेसी का अधिकार मिल जाएगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं करूं, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं करूं, तो दोस्तों जो है हर आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, हर आदमी का स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। जायज बात है ना। तो हमें कर्तव्य रूपी संसार में रहना चाहिए। अधिकारों का संसार जो है ना वो थोड़ा निरंकुश होता है। अधिकार के पीछे मत भागो। माई लाइफ माई रूल्स जो है ना फेसबुक पे लिखने में अच्छा लगता है, माई लाइफ माई जो है वो राइट्स जो है वो लिखने में अच्छा लगता है। आप लिखो माई लाइफ माई ड्यूटीज। आप घर वालों से सब कुछ मांग लेते हो, मेरा ये अधिकार है, गाड़ी दिलाओ, मोटरसाइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, फोन दिलाओ, लैपटॉप दिलवाओ, बढ़िया जो है वो कंप्यूटर दिलाओ, बढ़िया रूम दिलाओ, बोलो ना हर चीज। कभी तुम लोगों ने ये बोला क्या मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है कि जो है वो मैं पढ़ूंगा, मैं आपको सिलेक्शन करवा के दिखाऊंगा, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप लोग जो मेरे ऊपर इतना कुछ कर रहे हो तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इसका आपको रिजल्ट दूंगा। अगर जिस दिन हम हमारी ड्यूटी पे चले जाएंगे, क्योंकि माता पिता तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं ना वो उनका राइट नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो तुम्हें लैपटॉप दिलवाएं, फोन दिलवाएं, अच्छा कमरा दिलवाएं, तुम्हें अच्छा जो ऐप दिलाएं बूस्टर अकेडमी का, तुम्हें जो पढ़ने के लिए सारी आधारभूत सुविधाएं दिलाएं, तुम्हें पॉकेट मनी दें, तुम्हें पैसा दें, ठीक है, तुम्हें घूमने के लिए भी अनुमति दें, तुम्हें शादी ब्याह में जाने की अनुमति दे। ये उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन तुम केवल और केवल राइट की बात कर रहे हो, तुम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हो? राइट की। माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई राइट। नहीं, तुम भी अपनी ड्यूटी को समझो कि तुम्हारी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो तुम भी अपनी ड्यूटी निभाओ। और इस दुनिया में अगर सब अपनी ड्यूटी निभाने लग जाएंगे ना, कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाएंगे ना, तो जीवन बहुत अच्छा होगा, जीवन है बहुत अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन
आया समझ में कुछ है? पहले दिन ज्यादा भावुक मत हो जाना, आप पे पॉलिटिक्स बहुत पढ़नी है अभी। आया समझ में? आज से तुम अपने कर्तव्य का पालन कौन कौन करेगा? आज से यही बोलोगे, माई लाइफ माई ड्यूटीज। बताओ बताओ। सर आपसे जुड़कर हम लोग अच्छे इंसान बन जाएंगे, वो तुम्हें अभी अभी लगता है। तुम अभी थोड़ी देर बाद में जाते सबसे पहले अपन बहुत बार चाहे अनचाहे में भी हमारे घर वालों के साथ हम बहुत गलत बिहेव कर जाते हैं। जब आपकी माँ आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना के लाती है ना, तो कुछ ऐसे एरोगेंट बच्चे होते हैं, वो कहते थे क्या बनाया है, मेरे को ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। उसने पूरा समय निकाला है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ऐसी बात बोल जाते हैं। कभी कभी हम पब्लिक है जो है वो अपीयरेंस के अंदर घर वालों के साथ इतना गलत व्यवहार कर देते हैं, जब उसे सोचते हैं तो हमें रिग्रेट फील होता है कि मुझे ये वहां नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ वो नहीं बोलना चाहिए था। हम अपने चाचा ताऊ बुआ बुआ इनके सामने अपने घर वालों की डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं बहुत बार। और वो हमें उन्होंने इतनी छूट दी तब हमें अधिकार मिला ही है, और तुम अपने अधिकार अधिकार में उनको जो है ना ठेस पहुंचा देते हो। लेकिन माँ बाप इस चीज को लाइटली लेता है कि कोई नहीं आप नो टाबर है बे, कदे थारो ये चीज तन कौन लड़े। लेकिन कदे सोचा जाए कि आप जाने अनजाने में ही सही हम हमारे माता पिता को जो है वो सम्मान ढंग से दें। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी डिसरेस्पेक्ट कर जाओ। तो सुबह सुबह का यही है कि माई लाइफ माई ड्यूटीज पे आओ। अब आप बात करते हो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये है क्या? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय जो है वो है क्या? देखो सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे भूमि हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उद्योग हो, इनका समान वितरण हो। क्या याद रखना? इनका समान वितरण सुनिश्चित हो। समाज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ हमें सामाजिक न्याय लाना है, और हम सामाजिक न्याय ला रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। देखो तुम लोग, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं भाई, सरकार जो है वो अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल रही है ना। उसके साथ साथ सरकार जो है वो समाज में न्याय स्थापना करने के लिए सरकार जो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे महिलाओं के रजिस्ट्री पे शुल्क कम लगता है। क्यों भाई? ताकि महिलाओं को थोड़ी छूट दी जाए। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है वो दोस्तों जो है वो आरक्षण की व्यवस्था है। क्यों है? सामाजिक न्याय की वजह से। किसकी वजह से? सामाजिक न्याय की वजह से, ताकि वंचित वर्ग का कुछ सशक्तिकरण हो सके। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो आप बहुत सारी योजनाएं देखते हैं, जैसे मनरेगा क्यों चला रखी है? सोशल जस्टिस के लिए, कि जो लोग काम नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें हम काम उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के अंदर जो है वो हर चीज का समान वितरण हो, समाज में संतुलन बनाए रहे, और दोस्तों जाति धर्म वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर मिले। इसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या मतलब है? ये जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिसोर्सेज है, इनका भी न्यायोचित वितरण होना चाहिए। कजी कैसे? मान लो कि सारी जमीनें अगर जमींदारों के पास होती, तो क्या भारत में आर्थिक न्याय की संकल्पना होती? नहीं होती ना। स्वतंत्रता के पश्चात जमीनों के अंदर हदबंदी की गई, चकबंदी की गई, जो जमीन को जोत रहा था उसे जमीन दी गई। तो आज सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो आज उत्पादन के संसाधन है उनका वितरण न्यायपूर्वक हुआ है ना। इसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक न्याय कहते हैं कि धन संपदा केवल किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समूह के पास ना होकर धन संपदा सब में बांट दी जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय बोलते हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय बोलते हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो, तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार मिले। नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार मिले। नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखना, राजनीतिक न्याय बोलते हैं। ऐसा नहीं है ना कि भाई इसको तो वोट देने का अधिकार है लेकिन इसको नहीं है ना। सबको वोट देने का अधिकार है, सबके अपने मूल अधिकार है, सबकी स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, सबको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो ये आपके क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ये आपके क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ये शब्द आते हैं। और देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कल की क्लास से फैक्चुअल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास अगर नहीं होती तो पॉलिटी अधूरी थी। आप इन शब्दों को नहीं समझते कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है,
उदारवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, धर्म पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, इन शब्दों को नहीं समझते ना, तो ये शब्द आगे हमेशा परेशान करते, संविधान की प्रस्तावना में परेशान करते, आगे जब भी हम पढ़ रहे होते तब परेशान करते। ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा इंटरेस्ट बने और तुम इस पॉलिटी के लिए रात को ना ऐसे मतलब ऐसे रहो कि मेरे को सुबह उठ के पॉलिटी पढ़नी है। ये आज जो तुम लोग 400-500 लोग अभी लाइव देख रहे हो ना, मेरा बस विनम्र निवेदन इतना सा है तुम लोगों से, हाँ तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कल ये पूरा टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा, तो पूरा 1947 तक की बढ़िया सी पीडीएफ दे दूंगा, नोट्स नहीं बनवाऊंगा, मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा, तुम याद करो ना, तुम याद करो ना, लिखने में क्या पड़ा, जब लिखना काम हमारा है, जब डिजिटल एजुकेशन है, जब लिख मैं रहा हूँ, सुंदर नोट्स बना रहा हूँ, ये सारे नोट्स मेरे हाथ से बनाए, तो तुम मेरे से सुंदर बनाओगे क्या? इनमें जोड़ लेना कोई अलग की बात हो तो। हाँ कल से क्लास कितने बजे? वही 7:30 बजे, 7:30 बजे। सर बूस्टर अकेडमी की लोकेशन बता दो जयपुर में। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, मैं संडे स्पेशल रखूंगा, गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, फिर उन्हीं बच्चों को बताएंगे, ऐसे मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तुम लोगों को काम नहीं करने दो, ऑनलाइन है भाई हमारा, ऑफलाइन थोड़ा ही है, छोटा सा ऑफिस है, तुम तो आ जाओ कहीं 100-200 वहां पे, 20-20 को बुलाएंगे, टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, उसमें जो टॉपर आएंगे उनको व्यक्तिगत मिलाएंगे और उनसे हम मिलेंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ सर डेली प्रेजेंट रहने का प्रॉमिस है, तुम्हारा प्रॉमिस है तो मेरा भी है, चाहे कुछ भी हो जाए भले, लेकिन मैं सुबह आने का प्रयास करूंगा। हाँ ओके, तो कुछ प्राप्त भी करना पड़ेगा तुम्हें। चले आगे आगे पढ़ें, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और किसी को जो नए विद्यार्थी आए हैं उनको कुछ अच्छा फील हो रहा होगा कि जो है वो, हाँ और पीडीएफ के लिए कोई कॉल नहीं करेगा, मैं ये चैप्टर और इससे अगला वाला चैप्टर है इसके साथ में पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूँ, ये इतने एक्ट तक की, मैं कल सुबह आऊंगा तब मैं पहले कल सुबह मैं तुम लोगों को इतने एक्ट पढ़ाऊंगा, परसों सुबह तुम्हें मैं इतने एक्ट पढ़ाऊंगा, और कल सुबह मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, कोई कॉल नहीं करेगा। पर क्या बताओ, अब अपने साथ वालों को बताओगे बूस्टर अकेडमी आने का? तो आपसे विनम्र निवेदन इतना सा है कि अपने साथ वालों को बताएं कि अभी सामर्थ्य बैच स्टार्ट हुआ है, आप ऑफर के तहत आज अंतिम दिन है, 5-7 मिनट आप भी अपने परिवार के लिए निकालें, आप भी बताएं अपने साथ वालों को कि भाई जो है वो हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हुआ है और आप एनरोल कर सकते हैं। वादा मेरा ये है कि तुम जयपुर जोधपुर को कभी मिस नहीं करोगे, तो ये जो बड़ी बड़ी तुम लोग जो कोचिंग को देखते हो इनका तुम्हें विचार भी नहीं आएगा, और लास्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा कि लोग तुमसे पूछेंगे कि बूस्टर पे नया क्या है हमें बता दो। लोग जो है जब तुम लोग पेपर दोगे ना प्री का और मेंस का, तो यूट्यूब पे जब क्लास चलेगी ना तो सारी जनता यहीं पढ़ेगी, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। हम किसी से भी पीछे नहीं है, हम ऑनलाइन में आरएस में आप जाके पूरा का पूरा यूट्यूब देख लेना, आरएस ऑनलाइन में आज भी हम लोग जो है वो एक कदम आगे ही हैं। तुम इस कॉन्फिडेंस के साथ रहा करो कि फीस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई कम चीज पढ़ रहे हो, तुम इस कॉन्फिडेंस के साथ रहा करो कि हमारी कोचिंग बेस्ट है, और मैं यहाँ पे एक भी आदमी को ये ना ऐसा नहीं लाया हूँ जो यहाँ आके पढ़ाना सीख रहा हूँ, मैंने एक एक बंदा जो ना खोजा है, और ये बता देता हूँ हर आदमी अपने आप में पारंगत है, चाहे ऋतुराज जी से पढ़ो, संदीप जी से पढ़ो, और हर टीचर में बढ़िया लाऊंगा, चाहे ये हो चाहे इसके बाद क्या हो, कोई आदमी कहीं चला भी जाए तो उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, तो सभी लोग जो अपने साथ वालों को जो है वो जरूर बताएं, और रिजल्ट देना है भाई तुम लोगों को। अब हम 3 शब्द पढ़ के और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और 3 शब्द है उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद। उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद पढ़े दोस्तों। उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद, लिबरलिज्म हो गया, आपका सोशलिज्म हो गया और कम्युनलिज्म हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं उदारवाद के बारे में। उदारवादी विचारधारा के लोग बोलते हैं व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, किसी के कोई इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, ना जाति महत्वपूर्ण है, ना धर्म महत्वपूर्ण है, ना संप्रदाय महत्वपूर्ण है। हम चलते चलते सामान्य जीवन में बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं दोस्तों हम चलते चलते सामान्य जीवन में, कि ये तो उदारवादी है, ये जो है वो उदारवादी है, ये दक्षिणपंथी नहीं है, ये जो है वो उत्तरपंथी भी नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है, अतिवादी भी नहीं है, ये क्या है, उदारवादी है। उदारवादी है मतलब ये व्यक्ति और उसकी फ्रीडम का जो है वो, ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो दोस्तों क्या है, ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक है। ये जो है वो सबके जो भी आपके जो विचार है उनसे सहमत हो या ना हो,
लेकिन जो है उनके प्रति घृणा नहीं रखता, उसे हम क्या बोलते हैं? उदारवादी। और ये याद रखना तुम लोग, जो उदारवाद संकल्पना होती है वहां पे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आती है। क्या आती है? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आती है। सब कुछ मार्केट पे डिपेंड होता है, मार्केट पे डिपेंड। राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं करती, किसको कहां उद्योग लगाना है वो जाने और उसका काम जाने। राज्य का काम केवल मार्गदर्शन का है, राज्य का काम केवल मार्गदर्शन का है। राज्य ने नीति बना दी एमएसएमई की, राज्य ने नीति बना दी कृषि प्रसंस्करण की, राज्य ने नीति बना दी उद्योग की, लेकिन बाजार पे ही चलेगी पूरी अर्थव्यवस्था, सरकार पे नहीं चलेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और दोस्तों वहां पे संवैधानिक शासन होता है, जहां पे भी उदारवाद होगा वहां पे संविधान जरूर होगा, वहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें अमेरिका देता हूं। अमेरिका जो है वो उदारवादी राष्ट्र है, जहां पे व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। वहां बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, सब कुछ मार्केट पे डिपेंड है, ना कि सरकार पे डिपेंड है। वहां संवैधानिक शासन है, उसे हम क्या बोलते हैं? उदारवाद। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उदारवाद। उसके बाद में हम बात करते हैं समाजवाद। अब समाजवाद का है ना कॉन्सेप्ट अलग है। समाजवाद वाले कहते हैं रहेंगे तो संविधान के ही अंदर, रहेंगे तो संविधान के ही अंदर, अपनाएंगे भी लोकतांत्रिक तरीका, अपनाएंगे भी लोकतांत्रिक तरीका। क्या अपनाएंगे? लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। और रहेंगे भी बंधुता से, रहेंगे भी बंधुता से, भाईचारे से रहेंगे। लेकिन लाना हमें आर्थिक समानता है। क्या लाना है हमें? आर्थिक समानता। क्या लाना है? आर्थिक समानता। मतलब गरीब ज्यादा गरीब ना रहे, गरीब का भी सशक्तिकरण हो। जैसे भारत, जैसे दोस्तों जो है वो भारत के अंदर जो है वो हमने समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद सबका मिक्स रूप ले रखा है। ये क्या कह रहे हैं कि हमें आर्थिक समानता लेकर आनी है, आर्थिक संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सब लोग भाईचारे से रहे, लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक विषमता को दूर करें और समानता लाएं। क्या गुरुजी लोकतांत्रिक तरीके से कैसे लाएं? क्या सबसे छीन ले सब में बांट दे? ये तो अलोकतांत्रिक तरीका हो गया। या हिंसा से जो है वो छीन ले, या सबका जो है वो जो बड़े वर्ग वाले, जो बड़े पैसे वाले, उनका पैसा छीन ले सबको बांट दे? ये तो गलत तरीका है। लोकतांत्रिक तरीका क्या है? लोकतांत्रिक तरीका क्या है जो तुम्हारे पास भारत के अंदर है? लोकतांत्रिक तरीका क्या है? लोकतांत्रिक तरीका ये है कि अमीर लोग जो है उन पे आप टैक्स लगाओ, उससे जो पैसा प्राप्त हो उस पैसे से आप जो है वो वंचित वर्ग के लिए योजना लेके आओ, उसका कल्याण करो, छीनो मत। अमीर को पैसा कमाने दो। क्योंकि ये गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कहा था कि आप ऐसा नहीं है कि इनसे पैसा जो है वो छीन लो, छीनो मत। उसे पैसा बनाना आता है, उसे रोजगार देना आता है, उसे उत्पादन करना आता है, उसे धंधा चलाना आता है। वो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, सरकार के लिए जरूरी है, रेवेन्यू के लिए जरूरी है। उसे अपना काम करने दो, उस पर आप लोग टैक्स ज्यादा लगाओ थोड़ा, उससे जो पैसा प्राप्त होए उसे वंचित वर्ग के कल्याण के लिए लगाओ, उसे वंचित वर्ग के कल्याण के लिए लगाओ। दूसरा एग्जांपल, हमारे यहां पहले जमीनें केवल जमींदारों के पास थी, सरकार ने नियंत्रण लेते हुए जमीनें सबको बांट दी, थोड़ी 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 थोड़ी, तो इससे आर्थिक न्याय हुआ, सभी के पास उत्पादन के संसाधन चले गए। हाँ, सरकार समाजवाद के माध्यम से जो है वो आर्थिक समानता लानी चाहती है, तो तुम रोजगार वाले को बेरोजगार मत बनाओ, तुम बेरोजगार को रोजगार दो, तुम बेरोजगार को रोजगार दो, तुम बेरोजगार को रोजगार दो। मतलब तुम ऊपर वाले को नीचे मत लाओ, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, और फिर समानता लाओ, फिर समानता लाओ, फिर क्या लाओ? थैंक यू रितु जी, थैंक यू, आपने एडमिशन करवाया। तो समाजवाद क्या कहता है? बात ठीक है, संविधान के अंदर रहेंगे, लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाएंगे, भाईचारे से रहेंगे, लेकिन लानी हमें क्या है? आर्थिक समानता लानी है, तो इसे हम समाजवाद कहते हैं। तो गुरु जी फिर साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद इसका विकराल रूप होता है। साम्यवाद एक आदर्श संकल्पना है जो कि अपने आप में लागू नहीं हो सकती। साम्यवाद वालों का यह मानना है कि सबके पास जो है वो 2-2 बीघा जमीन होनी चाहिए, सबके पास 1-1 नैनो गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास जो है 100 वर्ग मीटर के अंदर जो है वो मकान बना हुआ होना चाहिए, उसमें 2 जो है वो रूम होने चाहिए, 1 हॉल और 1 किचन होना चाहिए, सबके पास जो है वो 1 डोर वाला जो है वो दोस्तों जो है फ्रिज होना चाहिए, सबके पास 32 इंची का टीवी होना चाहिए, और सबको जो है वो महीने के जो है 10 किलो जो है वो अनाज मिल जाएगा, सबको 2 ड्रेस मिल जाएगी, सबको जो है वो दोस्तों महीने का 30 लीटर तेल मिल जाएगा, गाड़ी में डलाने के लिए पेट्रोल है, और फिर सबको देश के लिए उत्पादन करना है, उत्पादन करना है, उत्पादन करना है, उत्पादन करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर रशिया गया था,
रशिया इसी के ऊपर गया था। रशिया ने साम्यवाद को जब लागू किया तो रशिया ने साम्यवाद को लागू करते हुए यही व्यवस्था अपनाई, और ये व्यवस्था अपनाई तो रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई जब व्यक्ति को पता है कि 2 BHK फ्लैट है, नैनो गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल है, 1 डोर का फ्रिज है, 32 इंच की टीवी और 2 बीघा जमीन है और 100 वर्ग मीटर का मकान ही होना है, तो फिर वो क्यों मेहनत करे? फिर वो क्यों मेहनत करे? जब जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ है नहीं और समानता जब आपको खाने लगे हैं, तो फिर बाद में आदमी क्यों मेहनत करे, क्यों इनोवेशन करे, क्यों कुछ अलग करे और क्यों देश के उन्नति के लिए अथक प्रयास करे? नहीं करे। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करने के लिए ही तो इतनी मेहनत करता है। कोई कंपनी इनोवेटिव लाती है तो जियो 5G लाता है, किसके लिए लाता है? अपने लिए लाता है। कि जो वो अपने लिए वो इसलिए लाता है कि उसे मार्केट में सबसे आगे रहना, ज्यादा पैसा कमाना है। वो हमारे लिए भी लाता है क्योंकि हमें वो गुणवत्तापूर्ण सेवा देना चाहता है, हमें वो गुणवत्तापूर्ण सेवा देना चाहता है। हम आप लोगों को कोर्स के साथ रिवीजन कवर करवा रहे हैं, लास्ट में पेपर वाले टाइम में शॉर्ट नोट्स भी बना के देंगे, तुम्हारी एक एक बात सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए भी ला रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, हमारे बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर केवल हम केवल जो है वो आपको एक ऐप दे दें, क्लासें पढ़ी रहे हैं, तो आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद में किसी दूसरे को बताएंगे नहीं कि हमारी एकेडमी है। लेकिन ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, इससे आपका भी फायदा है। बूस्टर एकेडमी भी तो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट बनना चाहता है, बनना चाहता है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत का लाभ किसे मिलेगा? वो मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। तो साम्यवाद एक आदर्शवाद संकल्पना है जिसमें पूर्ण आर्थिक समानता की बात की जाती है, जहां धर्म को नशा माना जाता है, जहां निजी संपत्ति होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, समाज में पूर्ण आर्थिक समानता होनी चाहिए, व्यक्ति को सारी आवश्यक वस्तुएं दे दो, और तरीका अगर लोकतांत्रिक नहीं हो तो अलोकतांत्रिक अपना लो, हिंसा कर लो, बड़े वाले वर्ग से पैसे छीन लो, सब में बांट दो। इसे साम्यवाद बोलते हैं, इसे साम्यवाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साम्यवाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साम्यवाद बोलते हैं। और लास्ट में कंक्लूड करता हूं, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान एक दस्तावेज है, संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम संविधान के अनुसार जीने लगे, हम समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बात करने लगे, हम संविधान को अपने जीवन में अपना ले, हम मूल अधिकारों का जो है वो दोस्तों प्रयोग करें, दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करें, हम नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार चले, हमारे मौलिक कर्तव्यों के अनुसार चले, हम नागरिक के रूप में रहना स्टार्ट कर दें, तो उस अवधारणा को संविधानवाद कहा जाता है। मतलब संवैधानिक तरीके से रहना, संवैधानिक तरीके से जीवन यापन करना, संवैधानिक तरीके से सरकार का चलना, नियमों में आस्था रखना, विश्वास रखना, यह संविधानवाद है। और संविधान क्या है वो तो तुम पढ़ के ही आए हो कि संविधान एक दस्तावेज है जो कि लिखित दस्तावेज है, और जिसके अंदर नियम कानून सब बताए हुए होते हैं, अंगों पे जो है वो क्या प्रतिबंध है, कितनी शक्तियां मिली हुई हैं, क्या विभाजन है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुबह मैं 5-4 बच्चों को जो है वो भी दूंगा, क्या बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण ड्यूटी दे के जा रहा हूं मैं तुम्हें। राइट तो तुम करते हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण है ड्यूटी दे के जा रहा हूं। दिन में क्लास का कोई स्लॉट खाली नहीं, मेरी 6:30 बजे क्लास होगी, फिर रात को 9 बजे क्लास होगी। एक ड्यूटी दे के जा रहा हूं, और 4-5 बच्चे जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरे नंबर है, उनको ड्यूटी यही है कि मेरे को 7:30 बजे क्लास है, 6:30 बजे से उठाना चालू कर देना। हाँ, वैसे मैंने घर पे भी दे रखी है ड्यूटी, ठीक है, कुछ भी हो जाए भले, हमें सुबह 1.5 घंटे पढ़ना, 1 महीने रख लो तुम मेरे साथ कंटिन्यूटी। मैं तुम लोगों को 15 अगस्त से पहले पूरी पॉलिटी कंठस्थ याद करवा दूंगा। पर अब माई लाइफ माई राइट से कैसे काम चलेगा? ड्यूटी से भी काम चलेगा। हाँ, ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। पॉलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आनंद आया क्लास के अंदर? आप अपना फीडबैक जरूर दें। जी सर, हो गया सुबह सुबह, अब क्लास ले आगे ली, बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। पिछले 3 महीने मेरे भी जीवन में सबसे खराब दिन थे, इसलिए मुझे भी झेलना पड़ा, और आप लोगों को भी कुछ समस्या हुई, लेकिन आगे नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। और आज जो है ऑफर का अंतिम दिन है। अपने साथ वालों को हो सके बूस्टर परिवार के मेंबर के रूप में आप जरूर बताएं, ऑफर आ रखा है।
आपके टाइम नहीं आया लेकिन आप अभी आया, फाउंडेशन डे का ऑफर है, अपने साथ वालों को जरूर बताएं, ठीक है। क्लास में थोड़ी थोड़ी आदतें अच्छी डालें, अननेसेसरी कमेंट नहीं करें। तुम्हारा डाउट मैं एक भी नहीं रहने दूंगा, मेरी क्लास में डाउट रहेगा ही नहीं, मैं एक एक चीज समझा के जाऊंगा। ऐसे नहीं भागूंगा कि इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं एक एक चीज समझा के जाऊंगा। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, और मैंने पहले दिन ही आप लोगों से निवेदन किया है कि दोस्तों जो है वो आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है कि आपकी वजह से किसी दूसरे का समय खराब ना हो, आपकी वजह से किसी दूसरे का जो है वो समय खराब ना हो। बहुत सारे यहाँ हाउस वाइफ पढ़ रही हैं जो मतलब चूल्हो चौको करके भी पढ़ाई करे, सासुन राजी रहा के, दौराने राजी रहा के, ननद ने राजी रहा के भी पढ़ना चाह रहे हैं, अभी 1.5 घंटा आपको निकाल रहे, तब को टाइम खराब नहीं होना। अभी सुबह सुबह एक सर्विस मैन थे फौजी साहब, उन्होंने कहा जय हिंद सर, मैं जो है वो ड्यूटी के साथ साथ पढ़ रहा हूँ, तो ये कितनी बड़ी बात है, उनका समय जाया नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर जोधपुर आके नहीं पढ़ सकते, दिल्ली जाके नहीं पढ़ सकते, वो गाँव से ही पढ़ सकते हैं, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हैं, उनके पास उतना ही नेट का रिचार्ज है, उन लोगों का भी सोचें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाने में मैं सिखा दूंगा, कल से चालू करते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग ये पोर्शन कवर करेंगे, परसों ये पूरा हो जाएगा, फिर अगले दिन संविधान सभा, और उससे अगले दिन फिर बाद में आपकी प्रस्तावना, संविधान की विशेषता। 7 दिन तुम्हारे यही क्लासेस चलेंगे, 7 दिन बाद मूल अधिकार हो पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं दोस्तों अपन कब, कल सुबह 7:30 बजे। पीडीएफ मिलेगी कल सुबह जब मैं आऊंगा, आज मैं पूरी तैयार करवाऊंगा, आज मेरी छुट्टी है, पूरी तैयार करवाऊंगा, उसके बाद पीडीएफ मिलेगी। शाम को मिलेंगे जनसंख्या में, जिसमें जनसंख्या की पीडीएफ शाम को मिल जाएगी। जनसंख्या पक्की पढ़नी है, और रात को 9 बजे करंट अफेयर। यूट्यूब पे एक एक बंदा मुझे लाइव चाहिए, हाँ यहाँ तो आओ लेकिन 9 बजे की आदत डाल लो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।